नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ हैं आंचल। आपका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले इस कार्यक्रम में उनका भी। रविवार का दिन है, चाय की चुस्कियां ले चुके होंगे, कुछ नाश्ता लंच जो भी हुआ हो कीजिए और मजा लीजिए। अब से पूरे 1 घंटे तक खबरों के बीच आप रहते हैं। बहुत सारी खबरें हैं, आज बहुत कुछ है। आज जब हम लोग तैयारी कर रहे थे इस प्रोग्राम की शुरुआत जब करनी होती है तो उससे पहले तैयारियां होती हैं, कौन कौन सी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए। इतनी सारी खबरें मिल रही थी, क्या लें क्या ना लें। पिछली बार तो कोई खबर ही नहीं मिल रही थी, आज खबरें ही खबरें हैं। चलिए, खबर नंबर 1, राहुल गांधी ने बोला है, जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी ने बोला है कि अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी की सरकार। यानी मोदी सरकार जो है 1 साल में गिर जाएगी। आखिर कैसे गिरेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और इधर मार्को रूबियो आए हुए हैं विदेश से, यानी विदेश मंत्री हैं अमेरिका के और इंडिया आए हुए हैं। मार्को रूबियो और देश के प्रधानमंत्री के बीच क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, और यहां से अमेरिका और भारत के संबंधों में क्या होने जा रहा है, क्या इसका असर ईरान के साथ भी पड़ने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बात हम करेंगे उधर फाल्ता सीट पर आज मतदान के बाद काउंटिंग हो रही है और वहां बीजेपी के बल्ले बल्ले हैं। होना तो वही था, क्योंकि वहां पर टीएमसी के कैंडिडेट को आपने बैठा दिया या वो खुद बैठ गए, और उसके बाद यहां पर ये एक अलग ढंग से फाल्ता सीट के रिजल्ट आ रहे हैं, आप जान रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कॉकरोच जनता पार्टी वो क्या कर रही है, और कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रुख रहने वाला है आने वाले दिनों में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा नीट को लेकर भी करेंगे चर्चा, और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर हम करेंगे। लेकिन एक एक कर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं राहुल गांधी के इस बयान पे। कल आपने देखा होगा ये बयान, लेकिन अब 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, लेकिन खबर क्या है, जरा आंचल बताइए, खबर क्या है। जी राजीव जी, मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने कल एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की। उस बैठक में राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहा कि मोदी सरकार जो है वो अगले 1 साल में गिर जाएगी। ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि देश में जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, उसके अलावा कितने तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा आप देख लीजिए, महंगाई का मुद्दा देख लीजिए, और नीट पेपर लीक मामला तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त चर्चा में लगातार बना हुआ है। लोग सड़कों पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है, और ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार पहले से ही घिरी हुई है। और अब राहुल गांधी ने ये साफ कह दिया है कि ये जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे, ये सबसे बड़ा कारण है इसके पीछे, मोदी सरकार के गिरने के पीछे। क्योंकि जिस तरीके से नीतियां फेल होती हुई दिखाई देती हैं सरकार की, उसके बाद लोगों में नाराजगी काफी बढ़ती हुई दिखाई देती है इन मुद्दों को लेकर। यही वजह है कि वो दावा कर रहे हैं कि 1 साल तक भी सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं पूरे देश भर में, तो राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी जो है वो उस पर कंट्रोल पाने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो पीएम मोदी इन मुद्दों को लेकर घिरते हुए भी दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक अपील की थी देश भर से, कहा था कि आप विदेश यात्रा पर मत जाइए, आप हवाई यात्रा को टाल दीजिए, सोना मत खरीदिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। उसको लेकर भी पीएम मोदी की काफ़ी किरकिरी हुई थी, लोगों में उसको लेकर नाराज़गी दिखाई दी थी। जब उन्होंने कहा था कि सोना मत खरीदिए, तो जो सुनार थे उन लोगों में नाराज़गी बढ़ी थी। उनका कहना था कि हमारा धंधा जो है वो ठप पड़ गया है इसको लेकर। इसके अलावा कई ऐसे, आप कोरोना काल की बात कर लीजिए, वहां पर भी जिस तरीके से नीतियां दिखाई देती सरकार की, उनमें जो नीतियां थी वो फेल हो गई थी, साफ साफ सरकार की जो भी नीतियां थी। और अब वही लगातार कहा जा रहा है कि दोबारा से वैसे ही हालात बन सकते हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है, और वो आक्रोश अब दिखाई भी देने लगा है। और राहुल गांधी का यही कहना है कि जिस तरीके से लोगों की नाराजगी सरकार को लेकर बढ़ती जा रही है, तो आने वाले वक्त में सरकार को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और यही वजह है कि सरकार गिर भी सकती है और अगले 1 साल के अंदर। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे ही ये बयान राहुल गांधी का सामने आया, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरे सियासत में खलबली मची हुई है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, क्या पीएम मोदी की कुर्सी पर इस वक्त संकट गहरा रहा है, जिस तरीके से राहुल कह रहे हैं। तो इस मुद्दे पर सभी की नजरें जो है बनी हुई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी कल एक्चुअली अल्पसंख्यक विभाग सलाहकार समिति की जो बैठक थी कांग्रेस पार्टी की, उस बैठक में इसको चेयर करते हैं इमरान प्रताप गढ़ी, इस सलाहकार समिति को। राहुल गांधी विशेष रूप से वहां मौजूद थे, उनके अलावा पूरा अल्पसंख्यक विभाग था वहां पे, और बात हो रही थी कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जो करती आई है बीजेपी, उस राजनीति से बाहर अब अमीरी और गरीबी की राजनीति होगी। अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, और इसकी खाई बढ़ती जा रही
रही है, इसलिए अब लड़ाई जो है वो शिफ्ट होती जा रही है। बीजेपी के मुद्दे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों में गरीब जो हैं वो सीधे सीधे आक्रमण करते हुए, आक्रामक होते हुए दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। आप जानते हैं कि पिछले दिनों मेलोडी चॉकलेट को लेकर भी खूब सियासत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे, इटली के प्रधानमंत्री को उन्होंने गिफ्ट किया और रील भी बनाया। इसके बाद पूरी जगहसाई हुई कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री होने के बाद वो किस ढंग की हरकतें कर रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही हैं, चर्चा में है। कोई खुल के बोलता है, कोई बिना खुले बोलता है, लेकिन बोल तो रहा है दबी जुबान से ही सही। लेकिन जो चीजें आ रही हैं, सियासत के दरवाजे खटखटा रही हैं, उन चीजों पर ध्यान रखना भी जरूरी है। और ऐसे में अल्पसंख्यक विभाग की ये बैठक कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी का यह बयान कि अगले एक साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, ये काफी मायने रखता है। और इसके इर्द गिर्द देखिए कितनी चीजें हैं। एक तो हिंदू मुसलमान की राजनीति में अब 28 तारीख को बकरीद है, और इस बकरीद को लेकर भी सियासत चल रही है। सियासत के केंद्र में इस वक्त पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लोग जो गाय, बकरी, बछड़े या भैंस जो बेचते हैं, पालते हैं, और खासकर बकरीद के समय बेचा करते हैं, ये हिंदू कम्युनिटी के लोग होते हैं जो साल भर तक बड़ा करते हैं, उसके बाद इसको ले जाकर बेचते हैं। इनकी बलि दी जाती है उस समय जब बकरीद का समय होता है, और ये एक परंपरा है, मुस्लिम परंपरा, इस्लाम परंपरा है, और ये समाज का एक इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम में सब लोग ढले हुए हैं। इस इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश, ब्रेक लगाने की कोशिश बीजेपी हमेशा करती रही है, और इसको तोड़े, ब्रेक लगाएं, ये अलग चीज है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि इसके तहत सियासत बीजेपी करती आई। बीजेपी के गौरक्षक विभाग के जो लोग हैं, और जो गौरक्षा समिति, सैनिक, ये वो जो भी, वो लोग कितनी लिंचिंग करते रहे, कैसी कैसी खबरें आती रही, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर मुस्लिम समुदाय ही कहे कि मुझे आपकी गाय नहीं खरीदनी है, आपकी गाय माता आपकी माता है, जाइए इसकी पूजा कीजिए, अगर ऐसे बयान आने लगे तो फिर हिंदू समाज जो है वो वहां पर अपने आप को बेसहारा महसूस क्यों करने लगता है, ये भी समझने वाली बात है। इसलिए क्योंकि ये बिजनेस, अभी तक ये कहा जाता था कि हिंदू समाज गाय की रक्षा करना चाहता है, मुसलमान उसको काटता है। यहां पर दूसरी बात आ रही है, यहां बात ये आ रही है हिंदू समाज जो है पैसे लेकर गाय को काटने के लिए देता है। ये दोनों के फर्क को समझिए आप। और पैसे लेकर यानी व्यवसाय कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके ओनर्स हिंदू हैं, और वो बीफ का व्यापार करते हैं, और खूब बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, और जिसमें उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पे आता है। ये सारी चीजें क्यों यहां पर आज मैं बता रहा हूं, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, आप जानते हैं ये सारी बातें पुरानी हैं। लेकिन नया ये है कि इसी के तहत सियासत जो अभी तक बीजेपी करती रही है वो एक्सपोज हो रही है, और राहुल गांधी इससे 2 कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे निकलते हुए कह रहे हैं कि ये सियासत अब पीछे हो गई, इसमें बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। गाय की सियासत में, गाय की राजनीति में, गाय गौ वध में, इन सब में अब इससे बाहर निकलते हुए राहुल गांधी कहते हैं अब जो सियासत है वो अमीरों और गरीबों वाली सियासत है। क्योंकि राहुल गांधी यहां पर सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं तो पहले से कह रहा था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, और इस तूफान को जिस समय समझना चाहिए था नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उस समय वो चुनाव करवाने में मशगूल थे। चुनाव के बाद कहकर चले गए कि आप लोग सोना चांदी मत खरीदिए, आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए, आप विदेश की यात्रा मत कीजिए, भले मैं विदेश की यात्रा पे जाऊं लेकिन आप मत जाइए। ये सारी बातें कहने का मतलब क्या है? और इन सब के बीच एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो ये कि किसानों से उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मत कीजिए, जबकि आप जानते हैं कि यहाँ की ज़मीन में उर्वरक की क्षमता जो है वो कम हो गई है। यानी फसल उगाने के लिए आपको ज़मीन इतनी यहाँ पर पोल्यूटेड हो गई है कि उसमें आपको खाद देना होगा, और नेचुरल नहीं बल्कि वो खाद फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो देना होगा, यूरिया देना होगा, और उसकी खपत अगर कम होगी तो फसल कम होगी, और फसल कम होगी तो फिर भूख के लोग भूखे मरेंगे, अनाज के यहाँ पर लाले पड़ेंगे, दाने दाने को तरसेंगे लोग। ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये सब कुछ हो चुका है। श्रीलंका ने 2022 में यही अपनाया, 2022 के अप्रैल में यह काम किया। उसने कह दिया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और ऑर्गेनिक खेती करेंगे, कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा। लेकिन सितंबर में इसको वापस लेना पड़ा। इसलिए वापस लेना पड़ा क्योंकि फसलें जो थी वो 30% कम हो गई। 30% कम होने का मतलब था कि वहां के अनाज की खपत कम होना, और अनाज कम होना से मतलब भूखे आप मरने के लिए तैयार रहिए, और या तो आप इंपोर्ट
कीजिए, इंपोर्ट को बढ़ावा दीजिए, पैसे नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? ये सारी एक जो इकोसिस्टम, जिस चक्र की मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, उस चक्र में गाय भी है, उस चक्र में अनाज भी है। और आखिर इस चक्र को तोड़ने की कोशिश या इस चक्र के बारे में समझने की कोशिश क्यों नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार करती रही? समझने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश तो कर ही रही है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? ये यहां पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और इसीलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से 3-4 अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। उन तस्वीरों के सामने भी आज इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम आपको ले चलते हैं अमेरिका की तरफ। और मार्को रूबियो आए हुए हैं। अमेरिका का जिक्र इसलिए यहां करना जरूरी है क्योंकि मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो आए हुए हैं हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो कहते हैं कि सप्ताह भर बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति आएंगे। तो वेनेजुएला की राष्ट्रपति आए, लेकिन ये बात हिंदुस्तान नहीं बताता है, ये बात अमेरिका बताता है। विपक्षी नेता कह रहे हैं, विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं कि कल को कैबिनेट में विस्तार होगा, कौन मंत्री बनेगा ये भी शायद हमको अमेरिका से ही पता चले, क्योंकि हमारे देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम किसके साथ युद्ध करेंगे, नहीं करेंगे, हम किसके साथ सीज फायर करेंगे, ये सब बात अगर कह दें, अमेरिका कहे, तो फिर हम रह क्या जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह क्या जाते हैं? मार्को रूबियो से संबंधित और क्या चल रहा है इसको जानते हैं। हमारी सहयोगी आराधना आ चुकी है हमारे साथ। और आराधना, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। क्या कर रहे हैं मार्को रूबियो अपने यहाँ? खाए पिए ठीक से? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्वागत मिला। पीएम मोदी के साथ बैठक की, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बैठक की, द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई। और मुझे नहीं दिख रहा है कि भारत की तरफ से कोई बड़ा ऐलान किया गया है अभी तक उनके इस दौरे को लेकर कि इन मुद्दों पर सहमति बन गई है, हम ऐसा करेंगे, अमेरिका के साथ हमारे संबंध ऐसे होंगे, आगे ऐसे फैसले लिए जाएंगे। लेकिन मार्को रूबियो भारतवासियों से थोड़े 2 कदम आगे चल रहे हैं। वो पहले बता रहे हैं कि भारत अब आगे क्या करेगा, चाहे तेल व्यापार का मुद्दा हो या फिर अमेरिका से आयात का मुद्दा हो, बाकी व्यापारिक मुद्दे हो, उन सब पर मार्को रूबियो के जो बयान आ रहे हैं वो बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं राजीव जी, कि हमारा देश किस तरह काम कर रहा है, मोदी सरकार की नीतियां क्या है, कैसे वो बाकी देश से जुड़े अहम फैसले किस तरह लिए जा रहे हैं, इन सब को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। मार्को रूबियो आए और उन्होंने बताया कि जो वेनेजुएला की राष्ट्रपति हैं रोड्रिगेज, वो भारत आने वाली है। और हमारे जो तेल निर्यात को लेकर, आयात को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका अहम सहयोगी बनना चाहता है। इसमें अमेरिका का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है तेल का, और व्यापार भी अच्छा चल रहा है, तो भारत में तेल की कमी ना हो ये सुनिश्चित करने की कोशिश अमेरिका करेगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये बयान क्यों आ रहा है? क्या भारत अमेरिका जो कह रहा है बिल्कुल वैसा ही करेगा? ये फैसला अमेरिका करेगा कि भारत को क्या करना है, भारत को तेल की जरूरत किससे पूरी करनी है, भारत को अगर फर्टिलाइजर्स का काम किससे करवाना है, कहां से क्या कैसे रिश्ते रखने हैं किस देश से, क्या ये सभी फैसले अमेरिका करेगा? क्योंकि आप देखिए, रूसी तेल, रूस के साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे रहे हैं, ऐतिहासिक रिश्ते रहे। रूस को ऐसा दोस्त बताया जाता है जिसने भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन हालात में भी जब अमेरिका हमारे दुश्मन पाकिस्तान का साथ दे रहा था, तब केवल रूस था जो हमारे साथ खड़ा था। और आज रूसी तेल से ही आयात रोका जा रहा है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया रूसी तेल पर, और उसके बाद भारत और रूस का व्यापार घटा है। और अभी उन प्रतिबंधों में थोड़ी छूट दी गई, लेकिन जैसे ही समय सीमा खत्म हुई, भारत सरकार की तरफ से रिपोर्ट्स आने लगी कि भारत सरकार अब दोबारा वेट कर रही है कि अमेरिका थोड़ी ढील दे, थोड़ी राहत दे, तो हम रूस से और आयात करें तेल का, इस व्यापार को आगे बढ़ाएं। इस तरह की खबरें हमने देखी। यानी हम रूस के साथ रिश्ता कहीं ना कहीं दांव पर लगा रहे हैं। किसके लिए? अमेरिका के लिए, उस अमेरिका के लिए जिसने हमारा साथ नहीं दिया, और रूस तब भी हमारे साथ खड़ा रहा। अमेरिका को सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। तो साफ है कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। वो भारत के लिए खड़े होने नहीं आएंगे। लेकिन भारत क्या कर रहा है? अमेरिका जो कह रहा है वैसा करता दिखाई दे रहा है भारत। मार्को रूबियो कहते हैं कि अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति आएंगी। इसका ऐलान भारत की तरफ से नहीं किया गया, ना ही वेनेजुएला की तरफ से किया गया। अमेरिका कौन है ये बताने वाला कि भारत किसे होस्ट करने जा रहा है, भारत की क्या पॉलिसीज रहेंगी। और दूसरी तरफ उनके बयान यही नहीं थमते। दूसरा बयान आता है कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करने वाला है। मतलब इतना बड़ा व्यापार, और वो भी आयात के टर्म्स पे, निर्यात की बात नहीं हो रही, क्योंकि निर्यात होता तो चलिए भारत के फायदे की बात है, इसका प्रॉफिट भारत को मिलेगा। लेकिन आयात यानी एक तरह से हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पर बढ़ रही है आयात की। अगर निर्यात होता तो चलो हम कहते हैं कि हमें तो अमेरिका से फायदा मिल रहा है, लेकिन वो भी तो अमेरिका कहीं ना कहीं रोक ही रहा है। टैरिफ क्यों शुरू हुआ? इसी वजह से तो शुरू हुआ ताकि अमेरिका का फायदा हो और बाकी देशों का जो फायदा कमा रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके।
तो आप देखिए, जब मार्को रूबियो ये बात कहते हैं कि अब भारत $500 बिलियन का आयात करेगा अमेरिका से, तो सवाल ये उठता है कि पहला सवाल, आखिर भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता इतनी क्यों बढ़ा रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि ये घोषणा भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, अमेरिका की तरफ से क्यों हो रही है? पाकिस्तान और भारत में जंग रुकी, उसकी घोषणा अमेरिका पहले करता है। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होगा, उसकी घोषणा भी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। मतलब क्या चल रहा है देश में? कुछ अमेरिका को लेकर पहले से, अमेरिका को लेकर जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, वो पहले से इतने सवालों में घिरी हुई हैं। इसके बावजूद अब जब मार्को रूबियो आते हैं, ऐसे वक्त में इनका ये दौरा हो रहा है जब ईरान को लेकर पहले से इतना हड़कंप मचा हुआ है, जंग रुकेगी, वार्ता चलेगी, क्या होगा, समझौता होगा, नहीं होगा। और ईरान जंग को लेकर भारत पर भी सवाल उठ रहे थे। जिस तरह पीएम मोदी इजरायल का दौरा करके आए थे, हमले से ठीक पहले पीएम मोदी इजरायल का दौरा करके आए थे, और अब जब ईरान के साथ समझौता होने वाला है, उधर अमेरिका की तरफ से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि हमला भी हो सकता है। संकेत ये भी आ रहे हैं कि समझौता होने वाला है, समझौता हो गया, सहमति बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से प्रेशर भी है कि हमला भी हो सकता है अगर समझौता नहीं हुआ तो। और ऐसे दौर में मार्को रूबियो भारत आते हैं, तो ये भी बड़ा सवाल है कि भारत की नीतियां आखिर किस दिशा में है, भारत कैसे काम कर रहा है। साकेत गोखले की ट्वीट आई है। साकेत गोखले ने कहा है, क्या हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए आधिकारिक रूप से? मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है कि हम अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं। ब्रिटिश राज से छुटकारा पाने में हमें 200 साल लग गए, लेकिन अब अमेरिका का जो ये हम देख रहे हैं प्रभाव भारत पर बढ़ता हुआ, इससे हमें छुटकारा पाने में कितना वक्त लगेगा ये हम नहीं जानते। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे है। साकेत गोखले जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल हर बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है इस देश में कि क्या हम अमेरिकन कॉलोनी में तब्दील होते जा रहे हैं? क्या इंडिया फिर से गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसमें आप क्या करने जा रहे हैं? ये तस्वीर आप नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अमेरिका दिखा रहा है। अमेरिका बता रहा है कि भारत अमेरिका के साथ कितने बिलियन डॉलर का समझौता करेगा या व्यापार करेगा, ये और कौन भारत आने वाला है। और अमेरिका का ही नहीं बल्कि वेनेजुएला की अगर राष्ट्रपति आने वाली हैं तो ये बात भी अमेरिका कैसे बता रहा है? हमारे देश का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहाँ है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़े सवाल यहाँ पैदा करती हैं, और इसीलिए ये बात बार बार कही जा रही है कि अमेरिका आखिर, ये देखिए साकेत गोखले का जो ये ट्वीट है, कह रहे हैं कि क्या अब हम आधिकारिक तौर पर अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं? अमेरिकी विदेश मंत्री ने कल नई दिल्ली में कहा कि भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के आयात का वादा किया है। वर्तमान में भारत का वार्षिक अमेरिकी आयात $40 अरब है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल अमेरिका से आयात को 3 गुना बढ़ा दिया है, 3 गुना करने का वादा किया है। भारतीयों से कहा जा रहा है कि वे सोना ना खरीदें, भारतीयों से सोना खरीदना बंद कर दें, और विदेशी मुद्रा, ठीक है ये थोड़ा जूम हो गया है, पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेश यात्राओं से बचें। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मोदी अमेरिका में अपने आकाओं से सामान आयात करने पर पैसा खर्च कर सकें। इस वादे के साथ भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 15% हिस्सा सालाना सिर्फ अमेरिकी आयात पर खर्च करेगा। साथ ही अमेरिका की ओर से पूरी तरह से शर्मनाक चुप्पी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया जो है, इस पर ये कह रहे हैं उनके नौकरशाह शायद कोविड और योग पर लंबे चौड़े लेख लिखने में व्यस्त हैं। क्या भारत सरकार रूबियो यानी मार्को रूबियो का मुकाबला करेगी या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के सामने झुकते रहेंगे? ये बड़ा सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं साकेत गोखले। आप जानते हैं साकेत गोखले पहले पत्रकार रह चुके हैं, उसके बाद टीएमसी ज्वाइन करते हैं, टीएमसी में राज्यसभा सांसद होते हैं, अब राज्यसभा की सांसदी इनकी वहां से रिटायर हो चुके हैं, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हो चुके हैं, प्रखर वक्ता हैं और यहाँ पर अपनी बातें बहुत ही मुखरता के साथ रखते हैं, और वो बात बार बार पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच हम उनकी कॉलोनी में तब्दील हो गए हैं अमेरिका के साथ। ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि अमेरिका के साथ आपके संबंध जो हैं इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं। किसी भी देश के साथ प्रगाढ़ रखिए, मजबूत रखिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, लेकिन किसी की कॉलोनी में हम तब्दील हो जाएं तो क्या ये मान लिया जाए कि भारत सचमुच अब गुलामी की तरफ बढ़ चुका है या गुलाम हो चुका है? और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
जो नीति है वो किस दिशा में भारत को लेके जाएगी। और ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है कि अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, उससे बहुत सारे तार जुड़ते हैं। इसलिए ये बातें, चाहे वो मार्को रूबियो की बात हो, चाहे वो कॉकरोच पार्टी की बात हो, उस पर भी चर्चा करेंगे हम, और चाहे पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार पिछले 8 दिनों में 5 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, सीएनजी की कीमत बढ़ गई, ये कीमतें लगातार बढ़ी जा रही हैं। और ये धीरे धीरे कर अब तो बाजार में भी, बाहर भी, गलियों में भी लोग कहने लगे हैं कि ये स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे मारा जा रहा है हमारे देश के नागरिकों को। ये बात अगर कही जा रही है क्योंकि महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग कहेंगे गाड़ियां कम चलाओ, लेकिन जो माल ढुलाई के जो साधन है उसमें भी पेट्रोल डीजल की खपत होती है और उससे तमाम चीजें महंगी होती हैं। हमने देख लिया कि दूध की कीमत बढ़ गई, हमने देख लिया ब्रेड की कीमत बढ़ गई, हमने देख लिया तमाम खाने पीने की चीजें जो हैं उसकी कीमत बढ़ चुकी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तरफ ये अमेरिका के साथ जो संबंध है ये, और इन सब के बीच पहले एक बार फिर से आना चाहता हूं राहुल गांधी का जो बयान है, वक्तव्य है उस पे, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई, आप दोनों हमारे साथ हैं, एक महत्वपूर्ण बात ये आई कि राहुल गांधी ने से कहा, किसी नेता ने, उसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि हम लोग मुसलमान शब्द की जगह अल्पसंख्यक कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, जो जिस कम्युनिटी से आता है हम उस कम्युनिटी की बात करें, उनके ऊपर किसी भी ढंग का प्रहार होता है तो उसकी बात करें। अगर मुसलमानों के ऊपर प्रहार होता है तो हम कहें कि मुस्लिमों के ऊपर प्रहार हुआ है, सिखों के ऊपर प्रहार होता है, उनको कोई तकलीफ है तो कहें सिखों के ऊपर हुआ है, हम उससे बचने की कोशिश न करें। अमूमन ये देखा गया है कि मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करने से पार्टियां बचती हैं और कुछ हद तक कांग्रेस के कुछ नेता भी बचते हुए नजर आए। सॉरी टू से, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग देख रहे हो इस कार्यक्रम को, तो आप लोगों को बता दूं कि आप में से भी कई नेता हैं जो मुसलमान शब्द कहने में कतराते रहे, क्योंकि आप लोगों को इस्लामोफोबिया के इर्द गिर्द आप लोग घूमते रहे हैं। इस देश के मुसलमान भी उतने ही नागरिक हैं जैसे हिंदू नागरिक हैं। इस देश का संविधान सबको एक बराबर का अधिकार देता है। इस देश का संविधान जो है ये नहीं कहता है कि तुम हिंदू बहुसंख्यक हो तो तुम ऊंचे दर्जे के रहोगे और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं तो वो निचले दर्जे में जाएंगे। यहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी यहां पर क्लासिफिकेशन नहीं किया है, कैटेगराइज नहीं किया है कि हाँ इस कैटेगरी में ये आता है, उस कैटेगरी में वो आते हैं। और हिंदुओं में भी ये उस वर्ण से है, वो उस जाति से है, ये नहीं आता है। इसलिए धर्म, वर्ण, जाति, संप्रदाय, समाज के सारे जो रूप हैं अलग अलग, उन रूपों को अलग रखा गया है इस खासकर हमारे संविधान में। और इसीलिए हमारा संविधान काफी मजबूत संविधान कहलाता है। और इसलिए यहां पर जब राहुल गांधी कहते हैं कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक, क्योंकि कुछ लोगों ने सलाह दी कि अल्पसंख्यक ही बोले हम लोग तो बेहतर होगा, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा, साफ साफ कहा है कि नहीं, यहां पर सीधा सीधा है कि अगर आप कहते हैं कि वो मुसलमान है तो मुसलमान कहेंगे, हिंदू कहते हैं तो हिंदू कहेंगे। इस शब्द से बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने, क्या है जरा पढ़ के बताइए। जी बिल्कुल राजीव जी, बैठक के दौरान कुछ नेताओं ने मुस्लिम शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल करने की अपील की थी। तो इस पर राहुल गांधी ने असहमति जताते हुए कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, जिस वर्ग के साथ अन्याय हो उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, स्वर्ण हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध, जैन, कांग्रेस को सभी के अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए। ये बात राहुल गांधी की तरफ से की गई क्योंकि अपील की जा रही थी। आप देखते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति देखी जाती है। उसके बाद आप जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने ये बोला कि हमें अल्पसंख्यक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उस पर राहुल गांधी ने ऐतराज जता दिया और साफ कह दिया कि नहीं, आपको हिचकने की जरूरत नहीं है मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करने में, आप हिचकिए मत, आप इस्तेमाल कीजिए और आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। अगर वहां पर अन्याय हो रहा है किसी के साथ तो वहां पर कांग्रेस उसका साथ देगी, अन्याय के खिलाफ कांग्रेस लड़ेगी। तो इस तरीके का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। बिल्कुल, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये राहुल गांधी अगर इस राजनीति पे, इस पटरी पे जा चुके हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, ये तय मानिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी इसमें एक बात और आई, कहा गया कि मुसलमानों को लगता है कि कई पार्टियां उसका इस्तेमाल करती हैं वोट बैंक की तरह। और इस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि वोट बैंक की जो राजनीति और इस ढंग से मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि इन्हें कांग्रेस ने या तो तमाम
दूसरे दलों ने, जैसे समाजवादी पार्टी ने या ममता बनर्जी ने, इन लोगों को वोट बैंक, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, तो ये भी उनको न लगे जितना हम हिंदुओं के लिए हैं उतने ही हम मुसलमानों के लिए हैं, और ये जो धर्म और संप्रदाय की राजनीति से बाहर निकलने की जरूरत है। और यहीं पे फिर राहुल गांधी कहते हैं कि अब ये लड़ाई जो है अमीर और गरीब की लड़ाई होने जा रही है, और इस लड़ाई में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आएगी। जब अमीरों और गरीबों की राजनीति आप लेके आएंगे और तब वहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई, क्योंकि बीजेपी जो है वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है। उसके बाद अंदर खाने बीजेपी करती क्या है, वो फिर हिंदुओं में भी अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों को लड़ाती है। लड़ाने का काम, देखिए सियासत है, सियासत हर ढंग से, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जो कहते हैं ना, और उसको मैं थोड़ा लव की जगह पे सियासत कह देता हूं कि वो पॉलिटिक्स में भी उसी ढंग से है कि प्यार में सब कुछ जायज है और लड़ाई में भी सब कुछ जायज है। तो वैसे ही पॉलिटिक्स में भी सब कुछ जायज है कि आप वहां पर कहीं ना कहीं सब कुछ लेके आते हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ। तो जब वो सब कुछ लेके आते हैं तो फिर वहां पर होता यह है कि उसकी काट निकालनी पड़ेगी। उसकी काट राहुल गांधी ने निकाल ली है इस बैठक में। ये सबसे, और क्यों आखिर हम भी इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लिख रहे हैं कि अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन बातों को यहां रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति से बाहर निकलते हुए अमीर और गरीब की राजनीति में को यहाँ पर आगे लाया जाए। और इसीलिए ज़रा आपसे समझ, लेकिन ये जो बात है कैसे माना जाए, अब समाज कैसे समझेगा कि गरीबी बढ़ रही है, अमीरी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, यानी दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल राजीव जी, अगर आप देखिए बीजेपी की राजनीति ध्रुवीकरण वाली राजनीति रही है, सबने देखा है, उसके मुद्दे ज्यादातर हिंदू मुसलमान इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन अमीर गरीब की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, लोगों की जो जमीनी जरूरत है उनकी बात नहीं होती है किसी भी बीजेपी नेता की तरफ से। आप देखिए जितने चुनावी दौरे होते हैं उसमें बात मुद्दों की नहीं होती, सिर्फ बयानबाजी दिखाई देती है कि विपक्षी दल ने ये किया, विपक्षी दल ने ये कर दिया, या फिर डराते हैं लोगों को कि वो आपसे ये छीन कर ले जाएगा, वो आपसे वो करके ले जाएगा। तो जिस तरह बीजेपी लोगों के बीच एक दूरी पैदा कर रही है, वो दूरी जो हकीकत में नहीं है लेकिन पैदा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक दूरी है लोगों के बीच, अमीरों की और गरीबों की, दो अलग अलग क्लास है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इस अभी आप देखिए ये जो पूरा दौर चल रहा है महंगाई का, इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? गरीब ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अब जो ये ट्रक ड्राइवर्स हैं, ओला उबर कैब ड्राइवर्स हैं, आप बताइए कि इतने कितने लोगों का रोजगार है ये, और वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं? वो उसी क्लास को बिलोंग करते हैं जिनकी बात मोदी सरकार में बहुत कम देखी है हमने, बहुत कम उनके लिए आवाज उठते हुए देखा है हमने। और राहुल गांधी अब जब ये कह रहे हैं कि अब बात इनकी ज्यादा होगी, अब सियासत के केंद्र में ये आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि देश का विकास भी हो पाएगा। क्योंकि तमाम रिपोर्ट्स आप देखिए, अभी जो रिच एंड पुअर इंडेक्स जो भी आ रहा है, अभी भारत की इकोनॉमी को लेकर जो इंडेक्स निकलकर सामने आ रहा है, उस सब में ये सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही है कि भारत में रिच एंड पुअर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। और जब तक इस गैप को भरने का काम नहीं करेंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए जमीनी स्तर पर ये वही लोग हैं जो काम करते हैं और उन्हें ही ना रोजगार मिल रहा है, ना उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल पा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी भी उन्हीं को हो रही है। अभी देखिए आप सोने के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन क्या बड़े व्यापारियों पर इसका कोई खासा फर्क पड़ेगा? खुद जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं सामने, वो ये कह रही हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर जो मध्यम वर्ग के, जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं, छोटे ज्वेलर्स हैं, उन पर पड़ेगा। क्योंकि उनके पास जो रेगुलर ऑर्डर्स आते थे वो तो खत्म हो गए, और बाकी जो बड़े व्यापारी हैं उनकी चेन जो चल रही है टॉप लेयर पे, वो तो चलती रहेगी, उन पे खासा असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इनकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा इस महंगाई का। तो जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि अमीरों और गरीबों के पर ही अब सियासत आएगी, अब सियासत मतलब एक तरह से आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जोर देकर कहा है कि आप मुसलमान बोलने से मत कतराइए, जिसके अधिकारों का हनन हो उसके लिए आवाज उठाइए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, आपको आवाज उठानी है उनकी जो पीड़ित है, जो शोषित है। तो राहुल गांधी एक जमीनी स्तर पर काम करने की कहीं ना कहीं रणनीति तैयार कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अब जमीन पर उतरकर उन लोगों के लिए काम करेगी वाकई जिनकी आवाज बनने की आज की तारीख में हमें जरूरत है। क्योंकि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों के बीच मुस्लिमों को लेकर एक नफरत की भावना दिखाई दे रही है। पहले तक
इतना नहीं था कि हिंदू मुसलमान में इतना ज्यादा फर्क दिखाई देता था, लेकिन बीते कुछ साल में ये गैप बढ़ा है। और अब जब राहुल गांधी इस तरह से बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों का सिर्फ नाम नहीं लेना है, हमें उनके लिए काम भी करना है। तो ये दिखाता है कि वो जो एक वोट बैंक वाली थ्योरी चलती है विरोधी दलों की तरफ से, कांग्रेस, टीएमसी, ये सब मुस्लिमों को अपना वोट बैंक समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी काट निकालने की तैयारी में है। यानी कांग्रेस पार्टी जड़ से खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है, और ये मजबूती सिर्फ अंदरूनी संगठन लेवल पर नहीं की जा रही है, बल्कि जनता के बीच भी खुद को मजबूत करने की बात हो रही है, और इसका फायदा आम लोगों को ही मिलेगा, ये भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी अब आम लोगों की ही आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आम लोगों की आवाज उठाने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या चुनाव जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष हो रहे हैं, पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं? चुनाव की जब बात हम करते हैं, चुनाव में जब जाते हैं तो साफ दिखाई देता है कि वहां तो कुछ और चल रहा है, वहां तो चुनाव आयोग अपने ढंग से कर रहा है, और उसमें भी पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या असम का चुनाव हो, इन दोनों चुनावों को आप देख लीजिए, इसके रिजल्ट जिस ढंग से आए, उससे पहले बिहार के चुनाव को आप देखिए, हरियाणा के चुनाव को देखिए, दिल्ली के चुनाव को, महाराष्ट्र के चुनाव को, इन तमाम चुनावों को देखिए, तो आपको साफ समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी दीमक लग चुका है, और दीमक के कारण ये संस्थाएं जड़ से कमजोर हो चुकी हैं। और उसका एक नमूना जो है वो आज जो रिजल्ट आ रहा है फाल्ता का, वो रिजल्ट भी आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि जब दीमक की बात आ रही है, जब संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि कोर्ट पे भी, सुप्रीम कोर्ट तक पर भी अब लोग बातें करने लगे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया था, जिसमें कहा था कि जो बेरोजगार हैं वो कॉकरोच की तरह हैं, वो कहीं काम नहीं मिलता है तो वो कभी मीडिया में चले जाते हैं, कुछ लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, तो कुछ लोग और किसी एक्टिविज्म में लग जाते हैं, और ये सब हमारे ऊपर हमला करते हैं, संस्थाओं के ऊपर हमला करते हैं। ये बयान इसके बाद इन्होंने कहा, सफाई भी दी हमारे देश के चीफ जस्टिस ने, लेकिन कॉकरोच पार्टी बन गई। वहां भी आऊंगा, ये अलग अलग चीजों को रखने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले चूंकि आज रिजल्ट आ रहा है फाल्ता का, फाल्ता सीट पश्चिम बंगाल की सीट है, और वहां पर दोबारा मतदान करवाया गया। मतदान से पहले ही वहां के मतदान तो करवाया गया था, लेकिन कैंसिल हो गया। कैंसिल के बाद अब आज 21 तारीख को, 3 दिन पहले 21 तारीख को वहां पर पुनर्मतदान हुआ है। और पुनर्मतदान से पहले टीएमसी के जो कैंडिडेट थे, 3 दिन पहले उन्होंने अपना कैंडिडेचर जो है वो छोड़ दिया, और फिर वो यानी जहांगीर खान वो आउट हो गए। अब सीन में सिर्फ और सिर्फ भाजपा थी और सामने कांग्रेस पार्टी, और इस कारण क्या रिजल्ट है, जरा बुलाना चाहता हूं अविनाश, जरा बताइए कि क्या चल रहा है। फाल्ता सब कुछ तो समझ में आ ही रहा है कि फाल्ता का फलूदा बन चुका है, और उसके बाद चुनाव जो हैं उससे साफ समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव गया किधर है। हाँ, अभी जो रिजल्ट आ रहा है, 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कुल 21 राउंड की काउंटिंग होनी है, और 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको 72,082 वोट मिले हैं। ये लगभग 65% वोट उनको मिले हैं कुल काउंटिंग में अभी तक। और दूसरे नंबर पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 27,191 वोट मिले हैं, और ये करीब 24% वोट मिले, यानी अपनी जमानत जरूर बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाकी कांग्रेस और जो टीएमसी के वोट कितना है, वोट प्रतिशत करीब वोट है अभी तक कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को वोट मिला है 24%। हाँ, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6% वोट मिला है, और जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं उनको करीब 3.5% वोट मिला, जबकि वो तो मैदान से भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ खुद मुख्यमंत्री पहुँचकर धमका रहे थे, नाम लेकर बोल रहे थे कि 24 तारीख बीत जाने दो, उसके बाद हम बता देंगे कि जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं जिनको वो अपने को आपको पुष्पा बोल रहे थे, जबकि मुख्यमंत्री ने सीधा बोला था कि पुष्पा डकैत कहाँ है, 24 तारीख बीत जाने दो, फिर उनका मामला हमने अपने हाथ में ही ले लिया है। और उसके बाद जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की ये धमकी आती है, उसके 2 दिन बाद ही टीएमसी कैंडिडेट का बयान आता है कि भाई हम इस चुनाव मैदान को छोड़ रहे हैं, हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जिस दिन वोटिंग भी होती है उस दिन भी उनके घर में ताला लगा हुआ मिलता है, पता ही नहीं होता कि वो फाल्ता में है भी कि नहीं है, अपना वोट भी डालने के लिए नहीं पहुंचते हैं। अब क्योंकि जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया था फाल्ता में, वो साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ अब विपक्ष के लिए करने के लिए कुछ बचा नहीं है। जब तक लोग स्वतंत्र रूप से वोट नहीं डालेंगे तब तक नतीजे तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। बीजेपी के उम्मीदवार वोटिंग से पहले ही बोलने लगे थे कि हम 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं,
और अभी भी स्थिति वही जा रही है। 21 राउंड में 11 राउंड हुए हैं और 45,000 से ज़्यादा वोटों की लीड हो चुकी है। तो लगभग मान के चलिएगा कि 1 लाख के आसपास जो बीजेपी ने बोल दिया, कहा जाता है तो पहले तो अमित शाह बोलते थे कि हमें इतनी सीट मिलेंगी और उतनी ही सीटें मिल जाती थी बाद में बीजेपी को। अब बीजेपी के उम्मीदवार ये फिगर भी देने लगे हैं कि हम कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे, यानी उनको पता है कि ईवीएम के जो है कितना वोट उगलेगी उनके पक्ष में, और वही आंकड़े इस समय आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है फाल्ता सीट, और इस सीट पर आज रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट का आप सूरत हाल बता चुके हैं। यानी लगभग 65% मतदान जो है अगर बीजेपी की कैंडिडेट के नाम गया हो तो आप समझ लीजिए, और उसमें भी मुस्लिम बहुल एरिया है। वो कितने प्रतिशत मुसलमान है वहाँ पे? लगभग 42% मुसलमान हैं, और मुस्लिम बेल्ट की जो अधिकतर जगह काउंटिंग हो चुकी है, और उन सभी बूथों पर, मैक्सिमम बूथों पर जहां जो मुस्लिम बूथ हैं उन मैक्सिमम बूथों पर बीजेपी का उम्मीदवार आगे निकला है, जबकि दूसरे नंबर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको वोट मिला है, उनको उन्हीं बूथों पर वोट मिला है जहां मुस्लिम आबादी मतलब अच्छी खासी संख्या में। हिंदू बहुल बूथ पर तो एक तरीके से लहर सी चल रही है। ये मतलब जो फर्स्ट राउंड खुला था तो फर्स्ट राउंड में आप मानेंगे नहीं, 93% वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिला था। कुल 10,500 वोट गिने गए थे, उसमें से करीब 9,500 से ज़्यादा वोट खाली बीजेपी उम्मीदवार के हिस्से में आए थे। दूसरे नंबर पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 450 वोट भी नहीं मिला था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि फाल्ता में क्या स्थिति चल रही है कि जो अगर मुस्लिम बहुल बूथों पर बीजेपी को ज़बरदस्त लीड मिल रही है तो जब इसके सवाल तो लगातार उठ रहे थे कि दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने हमको एक भी वोट नहीं दिया है, मतलब एक भी वोट नहीं दिया है। उसके बाद मुस्लिम बहुल बूथों पर जहां मुस्लिम आबादी 80% से ज़्यादा है जिस बूथ पर, उस बूथ पर बीजेपी को लीड मिल रही है। ऐसा भी नहीं कि वोट नहीं डला है, भाई 90% वोट डला है। अगर हम ये मान भी लें कि 10% मुस्लिमों ने वोट भी नहीं डाला, तब भी उस बूथ पर करीब 70% लोगों ने तो वोट डाला ही है। और लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार अगर लीड ले रहा है तो सवाल तो उठ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं कहाँ हैं और किस ढंग से चुनाव करवाए जा रहे हैं। कैंडिडेट जो वहाँ का काफ़ी मजबूत कैंडिडेट था जहांगीर खान, जिसको लेकर बहुत बवाल मचाने की कोशिश हुई। भाजपा ने अपनी तरफ से जो चुनाव आयोग ने जो ऑब्जर्वर भेजा था उसमें से एक साहब थे अजय पाल शर्मा, और वो भी गए थे और वो भी बिल्कुल सिंघम बनने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है, इसके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं, इसलिए दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसके बाद वो कैंडिडेट ही वहाँ से भाग जाता है, दरवाजे में ताला लटका हुआ मिलता है अगर, तो चुनाव वाले दिन आप समझ सकते हैं कि क्या किस ढंग की संवैधानिक संस्थाएं बन गई हैं हमारे देश में। और इन्हीं सब के बीच अगर हम इस चुनाव आयोग से इतर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आज हिंदुस्तान में बवाल मचाए हुए है। कॉकरोच शब्द जो है, इस शब्द से अब देखिए कि परिस्थितियां किस दिशा में जा चुकी हैं। मैं अपनी सहयोगी भावना को बुलाना चाहूँगा, जरा कॉकरोच पे और कहानी कहाँ आगे तक बढ़ी है जरा समझते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी का एक गठन, लेकिन ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक रातों रात, भावना 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे और फॉलोअर्स हो जाते हैं। कई लोग अलग अलग शहरों में, ये तो जो इकट्ठा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग जगहों पे बैनर पोस्टर लगाकर कुछ लोग अपने गाड़ियों में, बाइक में कॉकरोच की तस्वीर लगा के, और मैं भी कॉकरोच, जैसे उस जमाने में मैं भी अन्ना चलता था वैसे ही मैं भी कॉकरोच हो गया, क्या चल रहा है। और उसके बाद लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सारे हैंडल्स जो हैं वो बैन कर दिए गए। यही तो टेंशन की बात है कि इतने सालों से बीजेपी राज कर रही है, गवर्नमेंट है उसकी, लेकिन वो उतने फॉलोअर्स अपने सोशल मीडिया, क्योंकि डिजिटल ज़माना है आज का, वो इतने लोगों को नहीं कमा पाई है। इतने फॉलोअर्स उसके नहीं है, ना इंस्टाग्राम पे, ना एक्स पे, या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लें। लेकिन महज 8 से 10 दिन में जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, सटायर ही है वो गवर्नमेंट के लिए, और जिस तरह उसने लोगों को जुटाया है, 2 करोड़ उसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर है, हालांकि अकाउंट जो है वो हैक हो गया है, और 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर उसके एक्स पर हैं। एक्स पे मेटा का तो बयान भी आया था कि हमें गवर्नमेंट के आदेश पर हमने इसको बैन किया है, इससे ज़्यादा जानकारी हमें नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी कॉकरोच, क्योंकि तादाद तेज़ी से बढ़ती है, तो दूसरे अकाउंट से आ गए हैं कॉकरोच इज बैक के नाम से। और अब बीजेपी की टेंशन का अंदाज़ा राजीव जी इस बात से लगाया जा सकता है, जो केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, आज उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर, जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे ये देखकर दया आती है कि जो लोगों को अपने साथ लाने के लिए विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी लोगों को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। उनका एक पोस्ट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है
कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गिरोह से ढूंढते हैं। हालांकि उन्होंने सीजेपी या कांग्रेस जनता पार्टी को नहीं टैग किया है, लेकिन किसकी तरफ ये बोल रहे हैं इसको बयां करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जनता अच्छे से जानती है। इस पर उन्हें जवाब भी मिल गया है। जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने उनके इस मैसेज को रीपोस्ट करते हुए, उनके पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए बता दिया है, अगर वो वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाए तो उन्होंने बताया कि कौन सी कंट्री के ऑडियंस है जो उनको सपोर्ट करे। अगर वो ये वीडियो हम यहाँ पर अपनी जनता को, अपने ऑडियंस को दिखा पाते तो अगर दिखा सकते हैं वो वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए अलग अलग लोकेशन हम देख रहे हैं। इंडिया में 94% जो हैं इंडिया के मेंबर्स हैं यहाँ पे। इसमें इस वीडियो को इन्होंने साझा किया है। इंडिया में लगभग 95%, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यहाँ पर देखिए 1%, 0.7% यूके में, कनाडा में 0.6%, यूएई में 0.6%, यानी सबसे बड़ा चंक जो है वो 94.7%, 95% हिंदुस्तानी जो हैं वो आज इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है और ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि यहाँ के जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो कॉकरोच हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें भी अलग अलग शहरों का है, दिल्ली है, बेंगलुरु है। इंडिया जरा इससे पहले, हाँ, दिल्ली में देखिए, दिल्ली के बाद बेंगलोर, बेंगलोर के बाद मुंबई, कोलकाता, पुणे, सब जगह की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली में 9.3%, बेंगलोर में 6.2%, सबसे ज़्यादा दिल्ली में मेंबर्स बन चुके हैं। छोटी सी राजधानी दिल्ली और छोटी टेरिटरी आप देखिए, लेकिन दिल्ली में यहाँ कमाल का है। इंडिया 94.5% अगर मेंबर्स हैं तो ये साफ समझ में आता है कि कहाँ ये देश जो है और किस कदर एक वैक्यूम जो है उसको भरने की कोशिश हो रही है। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम ये है कि आज गरीबों को, आज बेरोजगारों को एक मंच चाहिए और उस मंच की तलाश में आज भी बेरोजगार हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत शानदार आप बता रही हैं। बिल्कुल इसमें मुझे तो कहीं भी पाकिस्तान या कोई विदेशी ताकतों की संख्या नहीं दिखाई दी जितनी मुझे इंडिया और दिल्ली की दिखाई दी कहीं है ही नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं किरण रिजिजू, क्या वो भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी बता रहे हैं? यही सवाल अभिजीत दिपके ने पूछ लिया है। उन्होंने पोस्ट किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने आगे लिखा है कि हमारे देश के दर्शकों की जनसांख्यिकी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने शेयर किया, भी हमने जनता को दिखाई, जिसे हमने अपने हैंडल हैक होने से पहले मीडिया के साथ भी शेयर किया था। ये मीडिया में पहले भी आ चुका है। दर्शकों में से 94% से ज्यादा भारत से हैं। केंद्रीय मंत्री को उन्होंने टैग करते हुए पूछा है कि आप भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? मतलब क्या अब यहाँ की जो जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं इंडिया के, क्या वो पाकिस्तानी हो गए हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी से ज़्यादा कोई और पॉपुलर होता जा रहा है, उससे ज़्यादा जनता का सपोर्ट, यंगस्टर्स का सपोर्ट अब किसी और को मिल रहा है। बेशक ही वो पॉलिटिकल पार्टी अभी है या नहीं, वो दूसरी डिबेट है, लेकिन अगर किसी के फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं, कोई सटायर है, कुछ है, उसमें फॉलोअर्स बढ़ गए, तो क्या बीजेपी अब इससे भी टेंशन में आ गई है? वो खुद को इतना हल्का महसूस करने लगी, इतना कमज़ोर महसूस करने लगी है। अभी तो इस पर खैर दावे चल रहे थे और अब निशिकांत दुबे का बयान है। उन्होंने जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, बड़े लोगों का बयान आप बता रही हैं। निशिकांत दुबे आने लगे हैं, वो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। कॉकरोच जो अब है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, कॉकरोच खतरा हो गया है। बिल्कुल साफ करें, सफाई में लगे फिर बीजेपी। अब ये हेडमेट लगता है काम नहीं आएगा। अब बीजेपी को खुद आगे मोर्चा संभालना पड़ेगा कॉकरोच से बचने के लिए। इसके अलावा पिनराई विजयन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बता दिया है कि बीजेपी में डर हो गया है, बीजेपी डर गई है। जो जनता के बीच असंतोष फैल रहा है, जितनी भी देश की स्थिति है आज बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के, और जितना भी एग्जाम जैसे लीक हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो चीज़ें हैंडल होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रही हैं, उस पर जनता जो भड़की है वो कॉकरोच के साथ जा रही है और इससे अब बीजेपी बुरी तरह डर गई है। दरअसल कॉकरोच आप लोग भी समझिए दोस्तों, समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन कॉकरोच एक सटायर वे में ही इसको लाया गया। इसलिए लाया गया क्योंकि देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, वो कॉकरोच की तरह हैं, परजीवी हैं, यहाँ तक बोला था उन्होंने। लेकिन यहाँ ये बात युवाओं को खल गई
युवा जो आज दर दर भटक रहे हैं, कहीं लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन उनके ऊपर डाले जा रहे हैं, पेपर लीक से परेशान हैं, कई आत्महत्याएं कर रहे हैं, इन सब को जो ये बात है नागवार गुजरी और वहां पर इस वैक्यूम को एक जगह, एक जो प्लेटफॉर्म किसी ने दिया तो वो अभिजीत दीपके ने दिया और फिर वहां पर सब लोग जुड़ गए कि हाँ या इस अभियान से जुड़ना चाहिए और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन बीजेपी को ये नागवार क्यों गुजरती? इसीलिए क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा चंक अभी तक रहा है, वोट बैंक जो है वो युवा भी रहा है, युवा बीजेपी के साथ रहा है, अंधभक्तों की तरह रहा है। युवाओं को आप देखिए तो चाहे वो टेलीविजन चैनल्स में या उसके बाहर या कुछ को कांवड़ लेके जाते हुए देखिए, सब लोग, इन लोगों को बिल्कुल बीजेपी ने धंधे में लगा दिया है, धर्म के धंधे में लगा दिया कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ लोगों को गौ सेवक बना के भी रख दिया है कि गाय माता की रक्षा कीजिए, मार डालिए भले किसी और को, लेकिन आप आगे बढ़िए। तो ये सब कुछ होता रहा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और ये सारी चीजें जो हैं, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कह रहा हूं, ये सब कुछ होती हम लोगों ने खबरों में और अलग अलग ढंग से इसके प्रमाण देखे हैं, इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं। ऐसे में ये प्लेटफॉर्म जो कॉकरोच जनता पार्टी जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो इन युवाओं को, इन यूथ को, इन जेनजीज को कहीं ना कहीं एक सुकून देने के लिए है, जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं और ये करते रहे। इसके बाद इनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है, पॉलिटिकली ये लोग किस दिशा में किधर जाते हैं, किसको पसंद करते हैं। क्या ये कई लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके जो हैं वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे तो ये आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी फंडेड है, कुछ लोग कहते हैं ये कांग्रेस फंडेड है। मैं अभी इन चीजों पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूं। वो दूसरा ढंग ये है कि युवाओं को, यूथ को, जेनजीज को, इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म है। अब इसमें राहुल गांधी चाहें तो उस कॉकरोच को अपनी तरफ ला सकते हैं, अब बीजेपी चाहे तो वो ला सकती है, आम आदमी पार्टी चाहे तो वो ला सकती है, जो भी हो। हालांकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने कल से काम करना शुरू किया है। हम लोगों ने भी अपने अलग अलग मंच पे इस बात को अभी भी रख रहे हैं और चूंकि राहुल गांधी इस पे काम करते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी नीट के छात्रों से मिलते हैं, अभी हरियाणा में जो एक ने अपनी जान दे दी उसके पेरेंट्स से राहुल गांधी ने बात की, ये सब कुछ देख रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर जो है ये नीट के छात्रों के का प्रदर्शन और वो भी राजस्थान में, और राजस्थान में युवाओं की टोली है जो कोटा और दूसरे शहरों में परीक्षा की तैयारी करती है। और ये जब विरोध प्रदर्शन करने गए तो आप देखिए इनके ऊपर जातियां हो रही हैं, वाटर कैनन यानी पानी की बौछार और उसके अलावा लाठियां भाजी जाती हैं, ये सब कुछ इनको झेलना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर ये तस्वीर सामने आती है जहाँ विरोध प्रदर्शन, और यहाँ पर कांग्रेस आगे नजर आती है मुझे तो। और कांग्रेस का जो यूथ विंग है यानी NSUI जो छात्र संगठन है, और वो अब कॉकरोच को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, देखा होगा आपने। जी बिल्कुल। मैं पहले तो एक जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया था कॉकरोच को लेकर, क्योंकि कॉकरोच को युवा बताया गया है, कंपेयर किया गया है, तो इसको लेकर बोलना चाहूंगी कि निशिकांत दुबे ने उन्हें खतरा बताया देश के लिए, लेकिन देखा जाए तो खतरा तो है वो, लेकिन मोदी सरकार के लिए, क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी रहती है सरकार बनाने में, ये तय करने में कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। और अब जिस तरीके से युवाओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है, लगातार जो है छात्र हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर। उसके अलावा कई ऐसे पेपर लीक हो चुके हैं जिनको लेकर जो छात्र है वो सड़कों पर दिखाई दिए। इसके अलावा महंगाई जो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी युवाओं में नाराजगी है और यही वजह है कि उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो इसी चीज से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी और पूरी मोदी सरकार डरी हुई है, क्योंकि उन्हें डर है जिस तरीके से बांग्लादेश में, नेपाल में तख्ता पलट हो गया जेनजी आंदोलन के बाद, तो क्या वो यहाँ पर अपने देश में तो नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इन युवाओं को एकजुट होने से रोका जाए, क्योंकि युवाओं में जो नाराजगी वो लगातार ही बढ़ती जा रही है बीजेपी को लेकर। और यही वजह है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी करके इन चीजों पर लगाम लगाया जाए, लेकिन इन कोशिशों में बीजेपी और जितने भी बीजेपी के नेता हैं फेल होते हुए यहाँ पर साबित दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो अभी आप बात कर रहे थे कांग्रेस की, अगर हम कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को देखें, वो लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार युवाओं के बीच जा रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं, उन्हें समाधान की कोशिश भी कर रहे हैं, और सिर्फ उनसे मिल ही नहीं रहे हैं बल्कि उनके जो मुद्दे हैं वो संसद में भी उठाए जा रहे हैं और सड़क पर भी उनका साथ दिया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और अब जिस तरीके से राजस्थान में प्रदर्शन हुआ, NSUI का प्रदर्शन था, उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर, कई अलग अलग राज्यों में हमने प्रदर्शन देखा कि नीट पेपर लीक को लेकर किस
तरीके से छात्र सड़कों पर हैं और उनके ऊपर जो पुलिस बल है वो या तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है या फिर उन पे लाठी चार्ज करती है। इस तरीके के जो है वीडियो सामने आते, तस्वीरें सामने आती है जो काफी डराने वाली हैं और इसी को लेकर लगातार राहुल गांधी उनके हक की आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता यहां से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो है जो जेनजी हैं, जो छात्र हैं, वो लगातार युवा सारे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है उससे बीजेपी को भी डर है कि कहीं उसे आने वाले वक्त में नुकसान ना उठाना पड़े। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है, दावा कर दिया है कि अब अगले 1 साल में मोदी सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी, तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ युवाओं का ही माना जा रहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी अगर और ज्यादा बढ़ जाती है तो देश में हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और पहले से ही नाराजगी युवाओं में देखी जा रही थी और अब जिस तरीके से कई मुद्दे सामने निकल कर आते हैं उससे ये नाराजगी और बढ़ने वाली है, ये साफ हो गया है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने ये साफ कह दिया कि आप बहुत जल्दी मोदी सरकार गिर जाएगी और अगर वाकई में ऐसा होता है ये बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए साबित होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि युवाओं का यहां पर बिल्कुल उसकी चहलकदमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार ये तस्वीरें न सिर्फ यहां की हैं, ये राजस्थान की तस्वीरें, आप हरियाणा में भी ऐसी तस्वीरें देखेंगी। आप तस्वीरें जो हैं वो आप देखना चाहें तो कल की तस्वीर, कल रात की तस्वीर हैदराबाद की भी है, वो थोड़ी देर में आपको हम दिखाते हैं। NSCI जो है वो यानी कांग्रेस पार्टी का जो यूथ विंग है वो आपको नजर आएगा और वो प्रदर्शन करते हुए युवा मोबिलाइज हो रहे हैं, युवा एकजुट हो रहे हैं और फिर युवाओं का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो इसलिए भी बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि यहां से युवा जो हैं वो अब अपनी बात को यहां रखते हुए देश की, देखिए ये तस्वीर, जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए, देखिए ये तस्वीर कल रात की है और ये हैदराबाद की तस्वीर है और NSCI का प्रदर्शन और ये भी नीट के खिलाफ तेलंगाना, देखिए तेलंगाना में NSCI का और पूरे यहां पर उनकी सरकार भी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां पर मसाल जुलूस और इस मसाल जुलूस में सारे लोग इकट्ठा हैं और युवाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा यहां पे दिखाई दे रही है। ये कल रात की तस्वीर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां से युवाओं की एकजुटता साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस काम को अब लीड लेने की कोशिश में है, मशाल जुलूस ही सही, लेकिन यहां से आगे बढ़ने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी दिखाई देती। जी बिल्कुल, यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से युवाओं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है तो युवाओं को भी समझ में आ गया है कि हमारे जो मुद्दे हैं वो असली मुद्दे यही हैं। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो शिक्षा ही है और अगर वही पेपर लीक हो जाते हैं तो मोदी सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि लगातार युवाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से अपील की जा रही है कि कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन यहां पर देखा जाए तो कोई सख्त रुख अपनाते हुए सरकार दिखाई नहीं देती। जबकि छात्र ये अपील कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और वही दूसरी तरफ सरकार को देखें तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही कोई ऐसा रुख अपनाया गया, तो उसको लेकर छात्रों में नाराजगी है और यही वजह है कि लगातार वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इस मामले में कांग्रेस का उन्हें समर्थन मिलता हुआ यहां से साफ दिखाई देता है। और छात्र भी समझ गए हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, तो वही एक तरीके से देखा जाए तो एक मसीहा के तौर पर भी हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी दिखाई देते हैं। कितनी जगह पर कितनी बार ऐसा हुआ है कि जहां पर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी उनके बीच में जाते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, उनका साथ देने का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। और अब जिस तरीके से ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं सड़कों पर, तेलंगाना में NSCI ने प्रदर्शन किया, मशाल जुलूस निकाला, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे देश भर में गूंजता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाए तो वो पेपर लीक का ही मामला है और आए दिन ऐसे पेपर लीक होते ही रहते हैं जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सरकार, वहीं अगर बात की जाए तो सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित होती साफ साफ नजर आती है। और बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इन सब के बीच अब NSCI ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें जो कॉकरोच कह रहे हैं, जितने कॉकरोच हैं आप हमारे साथ आइए, हम आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़, आपकी बात, आपके मुद्दे जो हैं वो देश दुनिया तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपनी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ये कॉकरोच की बात, यानी कॉकरोच को अपनी तरफ करने, क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल मंच भी चाहिए जहां से इस सियासत
की तस्वीर नजर आए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि एक सटारिस्टिक वे में एक ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, लेकिन सारे आज की तारीख में कुछ हैक हैं, कुछ विधेयक हैं। और इसके बाद क्या ये पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो धरातल पे आएगी? लेकिन युवा धरातल पे आ चुके हैं, युवा बाहर निकल रहे हैं और युवाओं का प्रदर्शन ये अलग अलग ढंग से दिखाई दे रहा है। नीट की घपलेबाजी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और इन सब के बीच अगर युवा इस देश के जाग गए तो फिर तस्वीर दूसरी हो सकती है। और इसी तस्वीर के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। ये राहुल गांधी का ये बड़ा दावा है, और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी की बातों में दम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक जितनी बातें कही हैं वो सारी बातें सच साबित हुई हैं। क्या ये बात भी सच साबित होगी? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारा वक्त जो है अब खत्म हो चुका है इस कार्यक्रम का, और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी आराधना, और साथ में अविनाश जी आए थे, और पर्दे के पीछे हमारे साथी यश, आपका भी शुक्रिया, और ऊपर रुद्र हमारे साथ हैं, उनका भी शुक्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी, सबका शुक्रिया इस पूरे न्यूज़ रूम का, और शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़े हुए हैं, जुड़कर ये कार्यक्रम देखते रहे, आप सबका भी शुक्रिया। बहुत कुछ है, दिन भर हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद 4 बजे आंचल का प्रोग्राम देखिए, और शाम 7 बजे मेरा प्रोग्राम देखिए, और जुड़े रहिए। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो, वर्ल्ड न्यूज़, वर्ल्ड बुलेटिन, अगर ना बोलूं तो फिर आराधना नाराज हो जाएंगी, आराधना का प्रोग्राम भी देखिए, वर्ल्ड बुलेटिन भी देखिए। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे डीवी लाइव के तमाम कार्यक्रमों को, और मुझे और आंचल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।